नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 6 चल रही थी पृथ्वी के प्रमुख घटक, और इसमें हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, जलमंडल और स्थलमंडल। आज पढ़ेंगे वायुमंडल, और आपका टॉपिक वायुमंडल आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैवमंडल है, जो छोटा सा टॉपिक है, वो कल पूरा हो जाएगा, और आपकी यूनिट नंबर 6 है वो पूरी हो जाएगी 1-2 रोज़ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि मैं बार बार 6 की यूनिट में ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, जिससे ये आसानी से समझ में आ सके। अब है, जो भी दोस्त फर्स्ट बार अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको डेली के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और तीसरी बात है कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ लिखने से फ़ायदा नहीं, मैं पढ़ता तो हूँ नहीं। तो जहाँ तक कोशिश होती है मैं ज़रूर पढ़ता हूँ उन कमेंट्स को, और डेली अगर कभी कोई बात अगर मेंशन करने लायक होती है तो मैं उनको वीडियो में मेंशन भी करता हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिख सकते हैं, मैं आज ज़रूर पढ़ूँगा सभी कमेंट्स को और उनके जवाब भी दूँगा। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में आज लिख सकते हैं, क्योंकि आज शाम को मैं ज़रूर उनको पढ़ूँगा और आपके जवाब दूँगा। तो शुरुआत करते हैं वायुमंडल से, कि वायुमंडल टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, आपकी जो परतें हैं, और दूसरी बात इसमें जो दाब कटिबंध है, ये सब हम वायुमंडल में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय जो संगठन है या संरचना है, उसमें क्या क्या पाया जाता है वायुमंडल में? आपके सब कुछ हवा है, जो गैसें हैं, कौन कौन सी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब भी पाए जाते हैं। लेकिन जो आपको पता है कि हम ये चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे, वन में पढ़ लेते हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पे वन होने चाहिए, ये सब बातें वहाँ मेंशन होती हैं। और जीव जंतु जैसे आपकी जनसंख्या है, पशु पक्षी प्राणी, ये वहाँ पढ़ लेते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ वायुमंडल में क्या क्या पढ़ना है, ये बातें हैं। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में जो 100% हम जो वातावरणीय गैसें होती हैं, अर्थात जो रिक्त स्थान होता है वो गैसों से पूर्ति होती है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ हवा या कुछ होता है, न कि कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता। तो वायुमंडल में लगभग ध्यान रखना है कि 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। जो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%। उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन। आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। 21% है वो पूरे भूभाग पे क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो CO2 पाई जाती है 0.03% भाग पर। ध्यान रखना, 0.03%। अब ये बातें हैं, आपको ध्यान रखने लायक हैं कि ऐसी बातें आपको अगला एग्जाम्पल में देगा, कि ऑप्शंस में देगा कि 0.3%, 0.003% और 0.03%, ऐसे ऑप्शन बनते हैं। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए कि 0.03% है, कितनी है, 0.03%, क्या है, CO2। नेक्स्ट है आर्गन, जिसे डिनोट करते हैं AR से, और ये होती है 0.96%। कितनी होती है, लगभग 0.96% होती है। ध्यान रखना, आर्गन। अन्य गैसें होती हैं आपकी, वो होती हैं 0.01%। कौन सी, 0.01% अन्य गैस होती हैं। टोटल को जोड़ोगे तो लगभग 100, लगभग क्या 100% पूरा ही होगा। आप जोड़ना 78, 21, 0.03%, और आर्गन है 0.96%, और अन्य है 0.01%। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। CO2 पे ज़्यादा ध्यान कांस्टेंट करना। इसको याद इसलिए रखना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। तो CO2 है 0.03%। नेक्स्ट है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की प्रमुख परतों से बनी होती है। तो आपको ध्यान रखना, क्षोभ मंडल, जो सबसे नीचे का मंडल होता है वो जो क्षोभ मंडल है। उसके बाद समताप मंडल, हम क्षोभ मंडल में निवास करते हैं। मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, 5 मंडल ध्यान रखोगे, और इक्विलेंट याद रखोगे इनको, कि पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो पहले क्षोभ मंडल में क्या क्या दे रखा है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। वायुमंडल की
सबसे नीचे की परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान है। ऊपर किलोमीटर में क्या होती है? कमी होती है। नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो ध्यान रखना तापमान में सदैव कमी होती है, लेकिन क्षोभ मंडल में कितनी होती है? 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप धरती से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो तो यहाँ अगर तापमान है 30 डिग्री, तो 1 किलोमीटर ऊपर आपको कितना मिलेगा? 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मिलेगा? 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। तो ध्यान रखना ऊपर की ओर जाते हो क्षोभ मंडल में तो 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? तापमान कम होता है। नेक्स्ट है धरातल से ऊंचाई। अब ध्रुवों पर है, इसकी धरातल से ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर। ध्रुवों से जो धरातल से होती है वो 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर। वायुमंडल का सबसे घना मंडल अर्थात बसावट सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जीव जंतु पशु पक्षी सब कहीं निवास करते हैं? लगभग सब क्षोभ मंडल में करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे समताप मंडल। समताप मंडल आपका जो क्षोभ मंडल धरातल से 18 किलोमीटर तक है, तो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर। अब इनमें फिक्स नहीं है कि भाई 32, कोई 32 बता देता है, कोई 40 बता देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 18 से 32 किलोमीटर क्या है? समताप मंडल है। इस परत में ताप समान होता है। क्या होता है? ताप समान होता है और जलवाष्प व धूल कण नहीं पाए जाते। किसमें? समताप मंडल में। समान आपको शब्द से ही है, समताप अर्थात समान ताप पाया जाता है समताप मंडल में। जलवाष्प तथा धूल के कण नहीं पाए जाते। वायुयान संचालन के लिए आदर्श परत है कौन सी? समताप मंडल। जो वायुयान संचालन किया जाता है वो समताप मंडल में किया जाता है। ओजोन गैस की उपलब्धता होने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन मंडल भी कहते हैं। जो लास्ट छोर है समताप मंडल का, वहाँ ओजोन परत होती है। तो ओजोन परत का काम क्या है? फिलहाल आपकी जो लॉकडाउन लगा है उससे ओजोन जो परत है उसमें जो होल था उसमें क्या हुआ है? कम हुआ है। उसकी साइज है वो कम हुई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन जो परत है, ओजोन मंडल है, वो ओजोन गैस से बनी होती है, और इस ओजोन गैस का महत्ता क्या है? ये बातें हैं कि ओजोन गैस है अर्थात ओजोन मंडल या ओजोन परत है, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे कैंसर, चर्म रोग और जो पशुओं में या जानवरों में बांझपन की शिकायत होती है वो ओजोन मंडल से छिद्रित होती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे लिए चर्म रोग, कैंसर और जो बांझपन है इनकी शिकायत करती है। ये पराबैंगनी किरणें तो उनसे रक्षा करती है ओजोन परत। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3, ओजोन का O3। नेक्स्ट है मध्य मंडल। समताप मंडल से 80 से 85 किलोमीटर, 0 से 18 क्षोभ मंडल, 18 से 32 या 40 आप कुछ भी मानो, वो क्या है? समताप मंडल। अब 40 से या 32 से 80 क्या है? मध्य मंडल। उल्का पिंड इस क्षेत्र में आके अर्थात मध्य मंडल में आके जल जाती हैं। कहाँ जलती हैं? मध्य मंडल में उल्का पिंड आके जलती हैं। नेक्स्ट है आयन मंडल। अब आपका 80 तक आयन मंडल है, उसके बाद 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल है। संचार जो उपग्रह हैं इसी परत में पाए जाते हैं। संचार उपग्रह हैं जैसे आपके जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, टीवी वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, ये सब संचार उपग्रह हैं, सब आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद है बहिर्मंडल। 640 किलोमीटर से लेकर अनंत तक बहिर्मंडल होता है। इस परत में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है। अब ये गैसें, हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं, वो इतनी बाहर जाके क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये हल्की होती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन गैस हल्की होती हैं, तो बहिर्मंडल में
पाई जाती हैं। और ये 0 पॉइंट आपकी जो 0.1% है वो गैसें यही हैं, हाइड्रोजन, हीलियम हुई, ये गैसें 0.01% वायुमंडल में पाई जाती हैं जो बहिर्मंडल में होती हैं। तो आपकी 5 परतें हैं कौन कौन सी? पहली क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ध्यान रखना 0 से 18, 18 से 32, 32 से 80, 80 से 640 और 640 से अनंत। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का वितरण। ऊंचाई के साथ वायु दाब में क्या होती है? कमी होती है। इसीलिए आप देखते हो कि एरोप्लेन में जब आप सफ़र करते हो तो बहुत से लोगों में जो आपके नाक में खून आता है वो किसके कारण आता है? कि वहाँ वायु दाब की क्या होती है? कमी होती है। तो शरीर का वायु दाब क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, जिससे के कारण हमारे शरीर का जो रक्त है वो बाहर आता है नाक के द्वारा। तो ये वायु दाब जब जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखना वायु दाब घटने की औसत जो दर है वो 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिली बार है। तो ध्यान रखना कि वायु दाब को किस में नापते हैं? मिली बार में नापते हैं। और 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिली बार है वो वायु दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपके विश्व के दाब कटिबंध। अब इन दाब कटिबंधों को ध्यान रखना, आपके दो हैं, एक तो ताप कटिबंध और दूसरा है दाब कटिबंध। अब ताप कटिबंध कौन से हैं? जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। 3 आपके ताप कटिबंध है। और दाब कटिबंध अब आपको ध्यान से देखना, इस चित्र को आप बनाइएगा ध्यान से और आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। आपको बताया गया था कि 2 गोलार्ध हैं पृथ्वी के, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला 0 डिग्री है जो मध्य से गुजरती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है। अब आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपके जो दाब कटिबंध है 3 है। एक तो विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध 1 नंबर, दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध और तीसरा है अधोध्रुवीय या उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध। कौन से हैं? उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध, विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध और उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध, ये 3 हैं। तो ध्यान रखना कि उच्च दाब कटिबंध तो उपोष्ण है, उपध्रुवीय निम्न है और विषुवतीय निम्न है। ऐसे 3 दाब कटिबंध है, 3 ही ताप कटिबंध है। तो ताप कटिबंध एक बार आप भूल जाना, दाब कटिबंध ध्यान रखना। अब इनको कैसे याद करोगे कि 0 डिग्री आपकी है भूमध्य रेखा, इससे दोनों ओर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऊपर और नीचे। तो इसमें आपके जो पाया जाता है दाब कटिबंध वो है विषुवतीय, अर्थात विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री। तो विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध है वो कहाँ है? आपका जो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वो विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध है। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है इस दाब कटिबंध में 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य सर्वाधिक निम्न दाब पाया जाता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र, जिसे किस नाम से जाना जाता है? डोलड्रम के नाम से। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 0 से 5 डिग्री के मध्य जो निम्न वायुदाब पाया जाता है वो डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ लिया। अब है आपका उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध। ध्यान रखना दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है उससे लेके 35 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश में
और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में से लेके 35 डिग्री तक क्या पाया जाता है? उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध। आप बना सकते हो, ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रहेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कौन से क्षेत्र में आप चित्र बना सकते हो फटाफट, और इनमें से चाहे 10 क्वेश्चन निकलो या 40 आप बता सकते हो। तो 23.5 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध हैं, उनमें उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध पाया जाता है। अब आपका उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध 45 डिग्री से 66.5 डिग्री, 45 डिग्री से 66.5 डिग्री तक उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध पाया जाता है, और ये है आपका ध्रुव। तो आप ऊपर ध्रुव की ओर जा रहे हो तो ध्यान रखना, पहले विषुवत रेखा मध्य में आ गई तो विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध, उसके बाद उपोष्ण बीच में आ गया, ध्रुवों की ओर जा रहे हो तो उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध। समझ गए होंगे। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में बनाइएगा और फिर आसानी से समझ में आएगा कि किस क्षेत्र के मध्य कौन सी पट्टी है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में क्या है? उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध। और 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों में क्या है? उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध। तो ये है सब बातें आपको ध्यान रखना। अब आप बात कर लेते हैं कि 3 आपके जो ताप कटिबंध है कौन कौन से हैं। पहला है आपका उष्ण कटिबंध, फिर है शीतोष्ण कटिबंध और फिर है शीत कटिबंध। अब इनको क्या करोगे? उष्ण, शीतोष्ण और शीत। पता है ध्रुवों की ओर जाते हो तो बर्फ जमी होती है तो शीत। उष्ण किसको कहते हैं? जहाँ गर्मी हो सर्वाधिक, तो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द सर्वाधिक उष्ण, और शीतोष्ण बीच का भाग है तो आपको ध्यान रखना कि शीतोष्ण उष्ण और शीत के मध्य। तो ये 3 ताप कटिबंध है। अब इनको किस आधार पे बांटा गया है? आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा कि मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के जो आर्कटिक आपकी वर्त है रेखा है उसके मध्य का शीतोष्ण, और आर्कटिक से लेके दोनों ओर जो ध्रुव है 90 डिग्री पर उस तक क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। जो शीत ताप कटिबंध, तो ध्यान रखना 3 ताप कटिबंध है आपके। ये बातें हैं, आपका वायुमंडल कंप्लीट होता है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से शेयर किया करो। और आप फिर कह रहा हूँ कि रेखा जी ने कल कमेंट किया था कि पढ़ते नहीं हो, तो आज आपके सभी कमेंट्स आप नीचे पूछ सकते हो, उनके सभी के जवाब मिलेंगे। धन्यवाद।